नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात एक हादसे की करते हैं जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ है। हरियाणा से गुवाहाटी किराने का सामान लेकर जा रहा कंटेनर डिवाइडर को तोड़ते हुए 50 फीट गहरी खंती में पलट गया, जिसके बाद कंटेनर में आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो चलता कंटेनर रफ्तार की वजह से पहले वो टकराता है डिवाइडर से और उसके बाद पलट जाता है। पलटते ही उसमें आग लग जाती है। गनीमत रही कि इसी बीच जो ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद था, दोनों ही क्लीनर और ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। वो कंटेनर से कूदकर बाहर निकल आए। उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से कंटेनर में आग लग गई जैसे ही कंटेनर हादसे का शिकार हुई। इस कंटेनर में सामान लदा हुआ था। हरियाणा से गुवाहाटी की ओर जा रहा था कंटेनर और सामान की डिलीवरी के लिए जा रहा था और तभी एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गया। आए दिन हादसे रफ्तार की वजह से खासकर देखने को मिलते हैं एक्सप्रेसवे पर, और वैसी ही एक तस्वीर यहां पर। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही सुरक्षित हैं। और अब खबर हमीरपुर से। यहाँ के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 8 साल की लड़की का अपहरण किया गया और ताजा अपडेट ये है इस मामले में कि लड़की की हत्या कर उसके शव को जलाया गया है। तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। 8 साल की लड़की का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसकी लाश मिली थी। तंत्र मंत्र के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा पुलिस कह रही है। उमाशंकर मिश्रा हमारे सहयोगी हमीरपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमाशंकर, किस तरीके से हत्या की इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया? तो ये 8 साल की बच्ची थी जो घर के बाहर सो रही थी चारपाई में। तो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त जिसको कहते हैं वो व्यक्ति युवक आया और उस बच्ची को चादर में लपेट के उठा ले गया और अपने वहां से घटना से मात्र 200 मीटर दूरी पर उसका घर था। घर ले जाकर के अकेला रहता था। उस लड़की के साथ जो भी किया हो, हालांकि ये बताया जा रहा है, पुलिस का कहना है कि उसकी तंत्र मंत्र विद्या के चलते उसकी हत्या की गई है। और हत्या करके सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, उसको जिस जगह वो लेटा था जब पकड़ा गया है मौके पर, उस डेड बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया, राख कर दिया गया और उसी जगह खटिया डाल करके लेटा था और उस आग की लपटों से, धुएं से वहीं पर लेटा हुआ सूंघ रहा था। तो बताया जा रहा है, जब मोहल्ले वालों ने बताया कि यहाँ से कुछ जलने की आवाज वो दिखाई दे रहा है, तब पुलिस वहां गई तो पता चल पाया कि उस लड़की की डेड बॉडी को यहाँ पर जलाया गया है। हालांकि पूरा एरिया सील कर दिया है। बने रहे हमारे साथ। पुलिस क्या कह रही है, सुनाते हैं जरा। अंदर से कुछ जले हुए अवशेष बरामद हुए हैं। इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है जो कि और गहनता से जांच कर रही है। अंदर एक युवक जो कि लगभग 30 वर्ष का है, वो नग्न अवस्था में एक खटिए पे लेटा हुआ मिला था और अंदर और कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तांत्रिक क्रिया से संबंधित सामान, जैसे कि कहीं हल्दी रखी हुई है, कहीं कुछ सिंदूर वगैरह रखा हुआ है, वो सब भी अंदर से बरामद हुआ है। इसमें गहनता से छानबीन की जा रही है। युवक से पूछताछ भी गहनता से की जा रही है। जी, ये बहुत ही उमाशंकर, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला मसला है। हैवानियत वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या इस लड़के के साथ कोई और घर में नहीं रहता था? वारदात के वक्त ये अकेला था? पुलिस और क्या कह रही है? पुलिस ने हालांकि अभी ये बताया कि ये मौदहा का ही संतोष नाम का युवक है जो वहां अकेले ही था। जब ये देखा गया, जब सीसीटीवी फुटेज में ये खंगाला गया कि लड़की को ये गोद में लेकर के चादर उड़ा के लिए जा रहा था, उस आधार पर इसकी पहचान भी हुई है। तो इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी हालांकि पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम कानपुर से आ गई है और अवशेष वहां पर पूरी तरीके से जो थे वो जल चुके हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि उसके टुकड़े किए गए थे, उसके बाद हत्या हुई है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि लोगों का यहाँ पर दबी जुबान में कई तरह से चर्चाएं हो रही है कि किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन घटना बहुत विभत्स है, लोगों का वहां तांता लगा हुआ है और इलाके में बड़ा सनसनी फैली हुई है कि
इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इस युवक ने। बिल्कुल दिल दहला देने वाली ये पूरी की पूरी वारदात। उमाशंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। खबर अगली नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। थाना 20 सेक्टर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। इधर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे आज दोपहर 12 बजे घोषित होंगे। सूबे के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से रिजल्ट घोषित करेंगे, जिसके बाद नतीजों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट देने जा रहा है। इस बार हाई स्कूल में 30,22,607 परीक्षार्थी, तो वहीं इंटर में 25,84,511 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। तो आज लाखों की संख्या में छात्र और उनके अभिभावक, जिनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि आज रिजल्ट आना है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट, और इस बार ऑनलाइन ये रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। यहां तक कि जो मार्कशीट है उस पर हस्ताक्षर भी डिजिटल होगा और ऐसा पहली बार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। और ये रिजल्ट कहां कैसे देखे जा सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। दोपहर 12 बजे रिजल्ट जो है, परिणाम है, वो घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा खुद ऑनलाइन इसे अपलोड करेंगे, जिसके बाद 50 लाख परीक्षार्थी इन नतीजों को देख सकेंगे। और आपको बता देते हैं कि आप कैसे इस रिजल्ट को देख सकते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता सर्वेश दुबे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट देखने का पूरा प्रोसेस क्या है। लगभग पूरी कर ली गई हैं और किस तरह से ये रिजल्ट घोषित होगा, कहां पर इसको स्टूडेंट देख सकते हैं, इसके बारे में न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है, उन तमाम छात्र छात्राओं को बता रहा है। इस रिजल्ट को जो देख सकते हैं वो वेबसाइट्स हम दर्शकों को बता रहे हैं। upresults.nic.in, इस वेबसाइट पर स्टूडेंट्स रिजल्ट देख सकते हैं। 1:30 बजे से यह रिजल्ट उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही साथ यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upmsc.edu.in, इस पर भी स्टूडेंट्स रिजल्ट देख सकते हैं। और किस तरह से इस पर रिजल्ट दिखेगा ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेबसाइट है upresults.nic.in, इस पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट अलग अलग दिखेंगे। हम दर्शकों को क्लिक करते हुए दिखाएंगे कि ये इसका होम पेज है। होम पेज पर जाने के बाद यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2009 रिजल्ट जिस तरह से लिखा है, इस तरह से 2020 का रिजल्ट दिखाई देगा। और वहां पर जब स्टूडेंट्स जाएंगे तो 2020 में जब वो इंटर करेंगे अपना रोल नंबर, स्कूल का कोड जो उनके एडमिट कार्ड पर दिया है, उसके बाद जब सबमिट का बटन क्लिक करेंगे उसके बाद उन्हें अपना रिजल्ट दिख जाएगा और आसानी से वो देख सकते हैं। इसी तरह से जो हाई स्कूल का रिजल्ट है उसको भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जब अपना रोल नंबर फिल करेंगे उसके बाद उन्हें यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो इस तरह की तैयारी यूपी बोर्ड ने की है। 2 वेबसाइटों पर यह दिखेगा। इसके साथ ही साथ हम दर्शकों को बता दें कि आपका जो लोकप्रिय न्यूज चैनल है न्यूज़ 18, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है news18up.com, इस पर भी ये रिजल्ट अपलोड किया जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर भी ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो न्यूज़ 18 पल पल की खबर आपको दे रहा है और रिजल्ट में भी सबसे आगे न्यूज़ 18 आपको अपडेट करेगा। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आज, बहुत ही अहम दिन है आज 50 लाख परीक्षार्थियों के लिए, उनके परिजनों के लिए, क्योंकि इनके रिजल्ट आने वाले हैं। कोरोना पैंडेमिक के बीच जो मौजूदा हालात है उसके बीच रिजल्ट की रूपरेखा भी थोड़ी अलग है। जो छात्र एग्जाम नहीं दे पाए हैं, जिन विषयों के एग्जाम नहीं हो पाए हैं, वहां पर असेसमेंट के आधार पर नंबरिंग की जा रही है और फिर ये रिजल्ट सामने आ रहा है। कल ही सीबीएसई ने इस बात का खुलासा किया और आज ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है upresults.nic.in, जिस पर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना रोल नंबर डालेंगे, जिसके बाद रिजल्ट दिख सकेगा। 12 बजे रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, लेकिन छात्र 1:30 बजे के आसपास देख सकेंगे। प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बहुत अहम दिन है छात्रों के लिए, उनके परिजनों के लिए, रिजल्ट आने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखें लगभग 55 लाख से अधिक छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया था जो बैठे थे परीक्षा में,
तो उसमें अगर 10वीं और 12वीं की दोनों की बात करें, और सबसे बड़ी बात इस बार एकदम इतर अगर बात करें इतिहास से, तो प्रयागराज की बजाय राजधानी लखनऊ के लोक भवन से स्वयं दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके द्वारा यहाँ पर जो है ऑनलाइन रिजल्ट जो है यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार काफी चीजें बदली हुई हैं, और जो कोरोना पैंडेमिक था उसको लेकर के जिस तरीके से यहाँ कॉपियां जांची गई और जितनी तेज गति से यहाँ पर काम किया गया, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट देने का काम किया गया। तो अब जो रिजल्ट आने वाला है तो छात्रों की जरूर दुखदुखी बढ़ी हुई है, लेकिन उसके साथ ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छे आसार हैं। साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जो बड़ी बात आ रही है कि इस बार बेटे और बेटियों के बीच का जो वो बात थी कि इस बार फिर से बेटियां अपना डंका बजाती हैं या बेटे अपना परचम लहराएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन का फैसला लिया है। ये सुरक्षा बल मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, धार्मिक और तीर्थ स्थलों, जनपदीय न्यायालयों की सुरक्षा करेंगे। सीएम ने कहा कि इस समय सुरक्षा के लिए विशेष ट्रेनिंग वाले बल की जरूरत है। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिक्की के साथ एक चर्चा की, जिसमें उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत हुई कि किस तरीके से रोजगार के और मौके उपलब्ध हो सके। इस बैठक में सतीश महाना और सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। सीएम ने इस मौके पर कोरोना काल में उद्योग जगत के कामकाज की तारीफ की और यूपी के विकास में योगदान देने पर चर्चा की। सीएम ने उद्योग जगत के लोगों को यूपी सरकार के कामकाज के बारे में बताया और यूपी में हो रहे विकास कार्यों का ब्यौरा भी रखा। लोगों को रोजगार देने की भी बात की। सरकार यूपी को 4 लेन से जोड़ने का काम कर रही है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को, कामगारों को, भले उद्योग बंद रहे होंगे लेकिन उन्हें वेतन देने, उनके लिए वहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया और उत्तर प्रदेश के उद्योगों ने लगभग 1800 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों और कामगारों को वितरित किए। कि हमारे उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही पीपीई किट का निर्माण करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में ही सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में हमारे चीनी उद्योग ने और डिस्टिलरीज थी, इन्होंने सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 28 राज्यों के और दुनिया के भी कुछ देशों के लिए यहां से एक्सपोर्ट करने में योगदान दिया। इधर यूपी में कल 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की। इसे लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया। पीएम ने लिखा कि हमने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस योजना से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को बल मिलेगा। केंद्र और राज्य के इस डबल इंजन से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को फायदा होगा। इधर यूपी में शुक्रवार को रोजगार का महाकुंभ लगा, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को विभिन्न परियोजनाओं में रोजगार दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी और उनकी टीम की तारीफ भी की। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कोरोना संकट की करते हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 20,943 पहुंच चुकी है। यूपी में 24 घंटे में 762 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 6,730 है। यूपी में कोरोना से अब तक 630 लोगों की जान चली गई। इधर कानपुर बालिका गृह मामले में यूपी बाल संरक्षण आयोग की ओर से नोटिस जारी होने का जवाब दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का नहीं। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना वक्त बर्बाद कर रही है। जो भी कार्रवाई करना है बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती हूं। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। दरअसल यूपी बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर 3 दिन में अपने खबर के खंडन की मांग की थी। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को जो नोटिस भेजा है उसकी तस्वीर है, जिसकी कॉपी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी के फेसबुक पोस्ट की है, जिस पर लिखे आंकड़ों को लेकर यूपी बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी किया है। इधर चीन के साथ जब से विवाद की शुरुआत हुई तब से ही कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और इस बार कांग्रेस ने फिर सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने पूछा कि शहादत पर पीएम झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने कहा कि पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है, इसलिए सरकार को डरने की जरूरत नहीं। देश को एक एक इंच जमीन नहीं जाने देना चाहिए। चीन ने 3 जगह हमारी जमीन पर कब्जा किया है, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम को जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा है कि जिनपिंग को झूला झुलाने से क्या फायदा मिला। भाई और बहनों नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। कि हम इस शहादत का पूरी तरह से आदर करें। प्रधानमंत्री जी के बयानों से को सुनकर कई गंभीर सवाल उठे हैं और इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है, सिर्फ मेरा नहीं लेकिन आपका भी, क्योंकि इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को यह हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। तो आरोप और प्रत्यारोप लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चीन के मुद्दे को लेकर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं न्यूज़ 18 पर।